हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स मतलब सांख्यिकी। आपने 9th क्लास में भी ये चैप्टर पढ़ा है, सेम टू सेम टॉपिक्स भी सेम थे। कमाल की बात यह है 9th क्लास में आपने क्या पढ़ा है, माध्य, माध्यिका, बहुलक, मीन, मीडियन, मोड, और वही यहां पर सेम 10th क्लास में भी टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन जहां तक 9th में आपने पढ़ लिया था उसके आगे से 10th में शुरू है, ये एक बात है। तो 9th में जितना अपन ने पढ़ा है वो भी हमारे काम का है। लेकिन अगर आप लोगों ने 9th में इतना ढंग से नहीं पढ़ा या आपको याद नहीं है वो, तो कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। अपन उसको पहले रिवाइज करेंगे, उसके बाद ही नया शुरू करेंगे। तो इतना तो कोई लोड नहीं लेना, एकदम जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं और लास्ट तक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो बेसिक से पढ़ेंगे। इसलिए मैंने दो इंपॉर्टेंट टर्म्स यहां पर, दो शब्द यहां पर लिखे हैं जो बार बार इस्तेमाल में आते हैं। ये तो चलो अपना चैप्टर ही है तो पता ही होना चाहिए कि क्या चीज है। उसके अलावा ये आंकड़े हर प्रश्न में मिलेंगे आपको, और आप पढ़ते जाओगे और आगे निकलते जाओगे, पता ही नहीं है आंकड़े क्या होते हैं। तो पहले आंकड़े क्या होते हैं ये समझें, उसके बाद सांख्यिकी किसको बोलते हैं, क्या है ये, उसके बाद आंकड़े किस किस तरह से जमा सकते हैं, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं। आपने 9th में कुछ नहीं भी पढ़ा है तो कोई ज्यादा टेंशन नहीं लेना, स्टार्ट करेंगे। देखो, सबसे पहले तो आंकड़े होते क्या हैं। आंकड़े कोई भी काम की इंफॉर्मेशन जो आपने कलेक्ट करी है वो आंकड़े हैं। जैसे ये मार्कर है, कितने मार्कर है, 3 मार्कर है, ये आंकड़े हो गए। कितने, 3, ये आंकड़े हैं। तो आपकी कक्षा में कितने बच्चे हैं, मान लो 45 बच्चे हैं, वो एक आंकड़े हैं हमारे लिए। आपकी स्कूल में कितने बच्चे हैं, स्कूल में 1000 बच्चे हैं, वो आंकड़ा हो गया हमारे लिए। तो इस तरह से जो भी चीज आप कलेक्ट कर रहे हो, जो भी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रहे हो, वो आंकड़ा है आपके लिए। उसका आगे कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लो आपकी कक्षा में 45 बच्चे हैं, उन 45 बच्चों का टेस्ट लिया गया, 10 में से कुछ नंबर आए हैं सबके, तो सबके नंबर अगर आपने कॉपी में नोट कर लिए तो वो आंकड़े हो गए आपके लिए। अब उन आंकड़ों का आप जैसे चाहे इस्तेमाल करो, अलग अलग काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्यादातर किस काम में इस्तेमाल होता है, औसत निकालने के लिए इस्तेमाल होता है उन आंकड़ों का, कक्षा के आंकड़ों का। तो बाकी अलग अलग आंकड़ों का अलग अलग तरह से इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ढेरों हजारों इस्तेमाल होते हैं, मतलब आप सोच नहीं सकते इतने ज्यादा इस्तेमाल है इन आंकड़ों का। आज की डेट में आंकड़े बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनको हम लोग समझ पाए कि आंकड़े क्या है। जो भी आपने कलेक्ट किया है वो हमारे लिए आंकड़े हैं, वो इंफॉर्मेशन हमारे लिए आंकड़े हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सांख्यिकी की। तो भाई उन आंकड़ों का आप करोगे क्या। मैं एक छोटा सा इस्तेमाल बताता हूं। एक तो मैंने इस्तेमाल बताया कि औसत निकाल सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है ना कि मान लो आपके लेवल पे बता रहा हूं मैं, बड़े बड़े लेवल पे बहुत सारी चीजें इससे निकलती हैं, लेकिन आपके लेवल पे एक समझने के लिए अच्छा एग्जांपल है कि आपकी कक्षा में मान लो 90 बच्चे हैं, एक सेक्शन बनाया 50 बच्चों का, दूसरा बनाया 40 बच्चों का, क्योंकि एक साथ 90 बच्चों को पढ़ाना मुश्किल है। तो 50 बच्चों का ए सेक्शन बना दिया, 40 बच्चों का सेक्शन बी बना दिया। अब मार्क्स निकाले, भाई 10 में से टेस्ट लिया, पहले वाले 50 बच्चों के मार्क्स आपने लिख लिए, कितने मार्क्स आए हैं, और दूसरे 40 बच्चों के, दूसरे सेक्शन वालों के मार्क्स लिख लिए, कितने मार्क्स आए हैं। आपको बताना है कि मैं कौन सी कक्षा ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो वो कैसे बताओगे, मार्क्स देख करके बताओगे। लेकिन होगा क्या कि ये 50 मार्क्स से बोर्ड भर गया है, वो 40 मार्क्स से बोर्ड भर गया है, और मिक्स मार्क्स हैं, मिक्स नंबर देख रहे हैं आपको, तो कुछ समझ ही नहीं पाओगे कि कौन ज्यादा इंटेलिजेंट क्लास है, कौन ज्यादा वीक क्लास है। तो आप क्या करोगे उस केस में, आपके पास एक बेहतर तरीका है कि आप इन 50 नंबरों को औसत निकाल लो और इन 40 नंबरों का अलग से औसत निकाल लो। जिसका औसत ज्यादा आएगा, इसका मतलब उस क्लास में ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे हैं। 10 में से मान लो पहले 50 का औसत आया है, पहले 50 का औसत आया है 8, मतलब 8 नंबर एवरेज है पहले सेक्शन के, और दूसरे सेक्शन के मान लो औसत आया है 6, तो दूसरे सेक्शन के 6 नंबर ऑन एन एवरेज आए हैं बच्चों के। तो इसका मतलब पहले सेक्शन वाले बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो आप ये पता लगा सकते हो कि कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है, कौन ज्यादा वीक है उस केस में। तो ऐसे बहुत सारे काम कर सकते हैं उस डेटा का इस्तेमाल करके, जो 90 बच्चों का डेटा था हमारे पास में। अलग अलग तरह का डेटा हो सकता है, हाइट का डेटा हो सकता है कि कौन कितना लंबा है, कौन कितना छोटा है। तो अलग अलग डेटा का अलग अलग इस्तेमाल करके हमारे काम की इंफॉर्मेशन निकालना, यह सब काम होता है गणित की एक शाखा में जिसको बोलते हैं सांख्यिकी। तो सांख्यिकी क्या है, गणित की एक शाखा है। अब ये गणित की शाखा का क्या मतलब है, ये एक इंपॉर्टेंट बात। अब देखो आपके 10th क्लास में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, साइंस है, सोशल है, मैथ्स है, इंग्लिश है, हिंदी है, और भी हो सकते हैं कुछ सब्जेक्ट्स। तो अलग अलग सब्जेक्ट्स में बांटा हुआ है। आपने विज्ञान में पढ़ा होगा, 9th से पहले तो शायद नहीं था जहां तक मुझे ध्यान है, लेकिन 9th से फिजिक्स अलग, केमिस्ट्री अलग, मैथ्स अलग, विज्ञान में 3 कर देते हैं। ऐसे ही गणित में जब आप आगे पढ़ोगे ना,
तो गणित में कई सारी शाखाएं हैं, कई सारी ब्रांचेस हैं मैथमेटिक्स की भी। उसमें से जैसे एक तो बीज गणित पढ़ते हो आपने त्रिकोणमिति पढ़ी है इस साल, वो अलग शाखा है। ये सांख्य की अलग शाखा है। ऐसे कई सारी शाखाएं हैं गणित की, बहुत सारी शाखाएं हैं। वो आगे की कक्षाओं में जैसे जैसे आप और आगे गणित अगर पढ़ते हो तो आप जानोगे कि कितनी सारी शाखाएं हैं। तो उनमें से एक शाखा है सांख्यिकी, जो क्या काम करती है, जो इन आंकड़ों को देखते हुए, उनको एनालाइज करते हुए, उनमें कुछ फॉर्मुलेज मेथड्स लगा करके उसको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का काम करती है। तो इस शाखा में हम इन आंकड़ों का इस्तेमाल करना सीखते हैं कि कैसे अपने काम की चीज में इनको इस्तेमाल करें। ये बात है सांख्यिकी की। ठीक है, तो दो बेसिक चीजें थी वो मैंने बताई आपको, ताकि थोड़ा सा टॉपिक फील हो, चल कहां से रहा है, क्यों पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा आपको अंदाजा लगे। अब हम लोग जानते हैं कि आंकड़े कितने तरीके से लिखे जा सकते हैं, जमाए जा सकते हैं। जैसे आंकड़े, मैं एक छोटा सा एग्जांपल वही क्लास के बच्चों के मार्क्स का ही लेता हूं, क्योंकि उससे समझने में काफी ज्यादा आसानी रहेगी आपको। मान लो 15 बच्चे हैं कक्षा में, टोटल 15 ही बच्चे हैं, और 15 बच्चों के 10 में से मार्क्स निकाले। 10 में से कितने कितने नंबर आए, मैं एक बार लिख देता हूं ताकि थोड़ा सा आपको समझने में आसानी रहे। मान लो पहले रोल नंबर के 10 में से नंबर आए हैं 8, दूसरे वाले के नंबर आए हैं 5, तीसरे वाले के नंबर आए हैं 10, चौथे वाले के 9 नंबर आ गए, पांचवें वाले के 2 नंबर आ गए, छठे रोल नंबर के नंबर आ गए हैं 7, सातवें के नंबर आ गए हैं मान लो 8, आठवें रोल नंबर के नंबर आए हैं 10, और 90 के आए हैं 1 नंबर, किसी के आए हैं 3 नंबर, किसी के आए हैं 4 नंबर, किसी के आए हैं 6 नंबर। कितने हो गए? 12। मान लो किसी के 4 आ गए, किसी के 5 आ गए और किसी के 9 आ गए। ये टोटल 15 बच्चों के नंबर आ गए। कितने में से? 10 में से। मान लो ये स्कोर है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने बस जितने जितने नंबर आए थे सिंपल इनको लिख दिया यहां पर। कुछ इसमें दिमाग नहीं लगाया लिखने में कि किसको पहले लिखूं किसको बाद में लिखूं। सिंपल जो बच्चा सामने आया रोल नंबर वाइज भले मैंने लिख दिया, केवल इसको सिस्टमेटिकली टेबल वेबल नहीं बनाई कुछ भी। तो इस तरह का डेटा जो होता है उसको रो डेटा बोलते हैं, यथा प्राप्त आंकड़े बोलते हैं इसको क्या बोलोगे आप? यथा प्राप्त आंकड़े। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब इससे मैं कुछ कनेक्ट करने वाला हूं आगे, है ना। जो भी मैं बता रहा हूं आप शांति से अगर देखोगे, सुनोगे, तो आपको चीजें कनेक्टेड फील होंगी। एक से दूसरी चीज जुड़ी हुई है, दूसरे से तीसरी चीज जुड़ी हुई है, तीसरे से चौथी चीज जुड़ी हुई है, इस तरह से फील होगा। इसलिए कोई भी चीज स्किप ना करो, एकदम सिस्टमेटिकली पढ़ो तो आपको मजा आएगा। थोड़ा सा टॉपिक समझने में मजा आएगा, फील आएगी थोड़ी टॉपिक की, कंसेप्ट समझ में आएंगे, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो यथा प्राप्त आंकड़े हैं, जैसे जैसे हमने प्राप्त किए वैसे वैसे लिख दिए, दिमाग नहीं लगाया कुछ भी। अब इसमें क्या दिमाग लगाया जा सकता है, क्योंकि ये बिखरे हुए हैं। ये तो 15 बच्चों का है, मान लो 50 बच्चों का होता तो और बिखरा हुआ फील होता, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता देख के कुछ, कि किसके कितने मार्क्स आए हैं, कितने मार्क्स वाले बच्चे ज्यादा हैं, कितने मार्क्स वाले बच्चे कम हैं। एकदम से देख के नहीं समझ में आ रहा होता अगर 50 बच्चे होते तो। ये तो 15 में एकदम से समझ में नहीं आता है, थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। तो इसको कैसे जमा सकते हैं अपन, और बेहतर तरीके से साफ सुथरा दिखने के हिसाब से कैसे जमा सकते हैं। मान लो यहां पर मैं लिख दूं मार्क्स कि कितने अंक आए हैं बच्चों के, और यहां लिख दूं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या बारंबारता, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या बारंबारता। अंक क्या क्या पॉसिबल है? 1 नंबर आए, 1 से कम तो किसी के नहीं आए, 0 तो किसी के आए नहीं है, इतने कमजोर बच्चे भी नहीं है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक अंक संभव है। अब 1 नंबर कितने बच्चों के आया है जरा देखें। 1 नंबर आया है सिर्फ 1 बच्चे के, तो ये 1 आ गया। 2 नंबर कितने बच्चों के आया है? 1 इसके आया है, केवल 1 ही बच्चे के 2 नंबर आए हैं। 3 नंबर कितने बच्चों के आए हैं? 3 नंबर भी 1 ही बच्चों के आए हैं। 4 नंबर कितने लोगों के आए हैं? 1 और 1 2 बच्चों के 4 नंबर आए हैं। 5 नंबर कितने बच्चों के आए हैं? 1 और 2 बच्चों के 5 नंबर है। 6 नंबर है हमारे पास 1 और बस 1 ही बच्चे के 6 नंबर है। 7 नंबर हमारे पास 1 है और बस 1 ही है। और 8 नंबर कितना है? 8 नंबर 2 लोगों के हैं, 8 नंबर 2 बच्चों के हमने बना दिए। 9 नंबर हमारे पास हैं 1 और 1 2 बच्चों के, तो 2 बच्चों के 9 नंबर हैं। और 10 नंबर है हमारे पास 1 और 1 2 बच्चों के, ये 2 बच्चों के 10 नंबर है। तो अभी यहां पर थोड़ा सा जमा हुआ डेटा लग रहा है ना, ये सिस्टमेटिक लग रहा है। यहां देख करके आप बता पाओगे कि कितने मार्क्स वाले बच्चे ज्यादा हैं। ये 8 वाले 2 हैं, मैंने 8 लिख दिया गलती से, यहां ये 2 थे 8 वाले ना,
एक यहां और एक यहां। तो यहां पर अब आप काउंट भी करोगे ना, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 5 15 बच्चे हो गए, ये टोटल बारंबारता का टोटल, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है टोटल यहां पर आ जाएगा। और ये मार्क्स आपको दिखे रहे हैं। यहां पर थोड़ा समझ में आ रहा है कि भाई इधर 8 9 10 नंबर वाले बच्चे थोड़े ज्यादा हैं, मतलब क्लास होशियार है, कमजोर नहीं है। इधर ज्यादा दिख रहे होते बारंबारता तो इसका मतलब कक्षा वीक है, कमजोर है। इस तरह से थोड़ा सा एनालाइजेशन ज्यादा अच्छे से हो पाएगा, समझ पाओगे आप डेटा को देख करके कि क्या सिचुएशन चल रही है क्लास की। इससे भी बेहतर या इसके अलावा और क्या तरीका हो सकता है, क्योंकि इसमें भी यूं यूं बहुत सारी लाइंस बन गई, बहुत सारे रो बन गई यहां पर, या फिर कह लो कि टोटल 10 बन गई। 10 को भी क्यों देखे अपन, क्योंकि 1 नंबर आया हो या 2 नंबर आया हो लगभग बराबर है। 3 नंबर आया है किसी के या 4 आया है लगभग बराबर है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। 5 या 6 नंबर वाले लगभग बराबर है, 7 या 8 वाले लगभग बराबर है, 9 10 वाले लगभग बराबर है। जिसके 9 आए हैं वो मेहनत करके 10 ला सकता है आसानी से। तो ये लगभग लगभग बराबर से ही होते हैं, थोड़ी बहुत मिस्टेक से आ जाते हैं ऊपर नीचे। तो हम इसको एक और किस तरह से लिख सकते हैं, अंकों को ही, ये अंकों को हम लिख सकते हैं। मान लो 0 से लेकर के 2 अंक कितने लोगों के आए, ऐसा लिख सकते हैं। उसके बाद लिख सकते हो 2 से लेके 4 अंक कितने लोगों के आए हैं, 4 से लेके 6 अंक कितने लोगों के हैं, 6 से लेके 8 अंक कितने लोगों के हैं, 8 से लेके 10 अंक कितने लोगों के हैं, 10 से लेकर के 12, ऐसे और बना सकते हो अगर आपके पास ज्यादा हो तो। ये जरूरी नहीं है 0 से लेके 2 तक ही गैप लो, आप 0 से लेके 3 तक ले सकते हो, 3 से 6 तक ले सकते हो, 6 से 9 तक ले सकते हो, 9 से ज्यादा ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है, कितना भी ले सकते हो आप। आप ये भी कर सकते हो कि 8 से 10 लिखने की जगह, क्योंकि 10 नंबर इसमें काउंट नहीं होगा, इससे आगे काउंट होता है, आप लिख सकते हो कि 8 से अधिक अंक सीधे लास्ट में ही आ जाएं। 8 या 8 से अधिक अंक वालों को आप होशियार मान रहे हो तो इसको लास्ट में ले लो केवल, ऐसा भी कर सकते हो। तो इसको किस तरह से जमा सकते हैं हम लोग, देखो अंक, अब आप यहां पर बारंबारता लिखते हो, बारंबारता अगर आप लिखते हो, ये मैं बहुत बेसिक सा एग्जांपल दे रहा हूं आपको सेम सिचुएशन का ही है ना, केवल समझ में आए कि चल क्या रहा है और पूरे चैप्टर में चलेगा क्या आगे, वो मैं इसके बाद में आपको बताऊंगा एग्जैक्टली क्या पढ़ेंगे पूरे चैप्टर में। देखो अब 0 से लेके 2 नंबर, देखो 2 नंबर वाला यहां भी है यहां भी है, तो किसको मानोगे, ऊपर लिखोगे या नीचे लिखोगे। 2 नंबर वाला यहां लिखा जाता है, यहां पर लिखा जाएगा इस तरफ वाले काउंट करते हैं, उस तरफ वाले नहीं करते। तो 0 से 2 का मतलब है 2 से जस्ट पहले वाले तक काउंट होएगा, वो 2 काउंट नहीं होगा, 2 नीचे काउंट होएगा। 2 से जस्ट पहले वाले सब काउंट हो जाएंगे, तो 2 से जस्ट पहले वाले तो एक ही है, तो ये तो एक ही आएगा। 2 से 4 में 2 और 3 ही काउंट होंगे, क्योंकि 4 से जस्ट पहले तो फिर 3 ही है, तो 1 और 1 2 लोग गए ऐसे। 4 से 6 नंबर वाले कितने लोग हैं, 4 से 6 में 4 और 5 ही काउंट होंगे, क्योंकि 6 से जस्ट पहले वाला लेना है हमने को, 6 तक तो जाना ही नहीं है। तो 4 से 6 वाले में 4 और 5 मतलब 2 और 2 4 लोग हैं इस रेंज में, और 6 से 8 वाले में 2 ही लोग हैं, क्योंकि 8 अपने को लेना नहीं है, 8 नीचे काउंट होता है। और 8 से 10 वाले में इसमें भी 4 लोग हैं, और अगर आप यहां पर लिख देते हो कि 8 या 8 से अधिक वाले सारे आ जाएं तो 6 आ जाएंगे यहां पर लोग, अदरवाइज यहां 10 वाले के लिए अलग से नीचे बनाना पड़ेगा और यहां पर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैंने ये कैसे बनाई है, मैं केवल आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि सेम चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी चीज को हम इस तरह से टेबल बना करके भी लिख सकते हैं, और इसी टेबल को और छोटा करके इस तरह से भी लिख सकते हैं, वर्गों में बांट करके। 0 से 2 वाला एक वर्ग हो गया, एक सेगमेंट हो गया, एक सेक्शन हो गया। 2 से 4 वाला एक वर्ग हो गया, 4 से 6 वाला एक ग्रुप हो गया, ये अलग ग्रुप हो गया, ये अलग ग्रुप हो गया। अलग अलग ग्रुप में बना करके भी बना सकते हैं इसी डेटा को। तो एक ही डेटा को, सेम डेटा है, लेकिन हमने 3 तरह से उसको लिख दिया। पहले वाले जिस तरह से लिखा है उसको यथा प्राप्त आंकड़े बोलते हैं, दूसरा जिस तरह से लिखा हुआ है उसको बोलते हैं अवर्गीकृत बारंबारता बंटन, और इसको बोलते हैं वर्गीकृत। हमने वर्गों में बांट दिया, ये एक वर्ग हो गया, ये दूसरा वर्ग हो गया, ये अलग वर्ग हो गया, तो ये वर्गीकृत है। ये वर्गीकृत बारंबारता बंटन। तो 3 तरह से डेटा को लिखा जा सकता है, पहला तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका।
एक ही डेटा को। होता क्या है, जब डेटा बड़ा होता जाता है तो 15 बच्चों के नंबर थे तो ऐसे भी लिखेंगे तो एक बार के लिए चल जाएगा। 50, 100 या 500 बच्चों के नंबर होंगे ना, तो ऐसे लिखोगे तो पूरे कॉपी में बस नंबर ऊपर से नीचे लिखे हुए दिखेंगे। आपको समझ ही नहीं आ रहा होगा कि कितने नंबर वाले ज्यादा हैं, कितने वाले कम हैं। तो जैसे ही डेटा बड़ा हो जाता है ना, तो हमारे को इस तरह से टेबल या और भी ज्यादा छोटा करना हो तो वर्गीकृत बारंबारता बंटन का इस्तेमाल करना पड़ता है सेम डेटा के लिए, अगर डेटा बड़ा होता जाता है तो। और भी कई सारे यूज हैं वर्गीकृत बारंबारता बंटन के। तो अभी हम अपने लेवल पे इतना ही समझते हैं कि एक ही चीज को अलग अलग तरह से लिखा जा सकता है। 9th क्लास में आपने यथा प्राप्त आंकड़ों का माध्य, माध्यिका, बहुलक ये सब निकालना सीखा है, आगे नहीं बढ़े थे। अब हम 10th क्लास में क्या करेंगे, इसका और इसका माध्य, माध्यिका और बहुलक निकालना सीखेंगे। इसमें से भी इसका आपने फिर भी सीख लिया था, ये हमारे लिए एकदम नया है, वर्गीकृत वाला एकदम नया है। तो मेन जो फोकस रहेगा ना अपना 10th क्लास में, वो इस टेबल पे रहेगा। इस तरह के टेबल का अगर इस तरह से आपको आंकड़े दे रखे हैं, डेटा दे रखा है इस तरह से, तो फिर उसका माध्य कैसे निकालें, उसका माध्यिका कैसे निकालें, उसका बहुलक कैसे निकालें। कुछ बुक्स में माध्यिका लिखा रहता है, कुछ बुक्स में माध्यक लिखा रहता है, इंग्लिश में मीडियन बोलते हैं उसको। तो जिस बुक्स में जैसे लिखा हो उसके अकॉर्डिंग आप समझ लेना। मेन है इस तरह के डेटा को मेनली हम किस तरह से डील करते हैं, वो हम इस साल पढ़ने वाले हैं। मेन ये वाला डेटा है अपने काम का। बड़े क्वेश्चन आएंगे, इसी के आएंगे सारे। अब हम लोग शुरू करते हैं अपने काम की चीज कि कैसे इसको कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल यही पढ़ेंगे, हम लोग ये भी पढ़ेंगे, इसको भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, लेकिन मेन किसको पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे मेन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे माध्य निकालना, फिर अगली प्रश्नावली हम पढ़ेंगे बहुलक निकालना, और उससे अगली वाली में पढ़ेंगे हम माध्यिका निकालना या माध्यक निकालना। ये 3 टॉपिक हमें पढ़ने वाले हैं। और चौथी वाली जो प्रश्नावली है वो ग्राफ वाली प्रश्नावली है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन 3 हम समझ पाएंगे तो चौथी वाली बहुत आसान है, उसमें कुछ खास नहीं है। 3 पहले हम लोग कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो अब मैं ये हटाता हूं, बुक का एक एग्जाम्पल लेता हूं जिसमें हम माध्यक निकालना सीखेंगे। माध्यक निकालने के कई सारे तरीके हैं, वो सारे तरीके हम लोग डिस्कस करेंगे। अब ये हम बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे यथा प्राप्त आंकड़ों के लिए, हम केवल डिस्कस करेंगे अवर्गीकृत बारंबारता बंटन के लिए और वर्गीकृत बारंबारता बंटन के लिए। ये कैंसिल है, ये पूरा 9th में खत्म ही हो गया एकदम। अब शुरू यहां से होएगा, ठीक। देखो आगे, देखो सबसे पहले हम लोग माध्य निकालना सीखेंगे। तो माध्य निकालने की 3 विधियां हैं। पहली विधि है प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। इन तीनों विधियों को हम एक एक करके स्टडी करेंगे और फिर उससे माध्य निकालना सीखेंगे। लेकिन ये जो विधियां हैं, ये विधियां हैं वर्गीकृत आंकड़ों के लिए। ये अवर्गीकृत वाला एग्जाम्पल लिया है पहला नंबर, उसको बाद में वर्गीकृत में बदल के भी समझेंगे, जैसे हमने अभी बेसिक एग्जाम्पल लिया था ना क्लास के स्टूडेंट्स का, वैसे ही हम लोग यहां पर भी करेंगे एक बार। लेकिन अगर अवर्गीकृत आ जाए, ये लास्ट ईयर 9th क्लास में भी आपने सीखा है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। उसको सॉल्व करने के लिए माध्य का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है माध्य। माध्य को शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, एक्स बार। वो कितना आता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। मेरे ख्याल से आप लोगों को याद होगा, ये 9th क्लास में भी था। तो ये यहां पर लग जाएगा। जो भी अवर्गीकृत आंकड़े होते हैं उनके लिए फिक्स फॉर्मूला है ये वाला फॉर्मूला, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। तो आपको पहला नंबर क्वेश्चन या उदाहरण क्या बोला है, मैं एक बार पढ़ देता हूं। इसने बोला है कि किसी स्कूल की कक्षा 10 के 30 विद्यार्थियों द्वारा गणित के एक पेपर में 100 में से प्राप्त किए अंक नीचे एक सारणी में दिए गए हैं। इन विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात करो। सिंपल माध्य निकालना है। ये प्राप्तांक है 100 में से, किसी के 10 आए हैं, किसी के 20, किसी के 36, किसी के 40, इस तरह से 95 तक मार्क्स आए हैं। और कितने कितने विद्यार्थियों के आए हैं वो सामने लिखा हुआ है, और कुल विद्यार्थी 30 हैं, ठीक है। अब ये तो अवर्गीकृत है। अवर्गीकृत के लिए मैंने बोला माध्य निकालने का ये तरीका है। इसका क्या मतलब होता है, ये है सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है सम करना, मतलब टोटल करना, मतलब योग करना। किसका योग करना है, 2 चीजें दिख रही हैं यहां पर गुणा में, एक तो एफ आई और एक एक्स आई। तो एफ आई और एक्स आई को गुणा करके यहां पर लिखो, एफ आई इंटू एक्स आई यहां पर लिखो, और इसकी एक अलग कॉलम बनाओ अलग से। और फिर लास्ट में क्या करना है उसका, सिग्मा। सिग्मा मतलब योग कर लेना है।
ये एफ आई इंटू एक्स आई जो आएगा, एफ आई और एक्स आई को गुणा कर करके आपस में वो यहां लिखते जाएंगे और इसका लास्ट में योग कर लेंगे, टोटल कर लेंगे। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई मतलब ऊपर वाली टर्म आ जाएगी। नीचे वाली निकालने के लिए एफ आई का योग सिग्मा लगाया किसके आगे, एफ आई के आगे, तो एफ आई का योग करना है। एफ आई का योग ये रहा 30। तो नीचे वाला तो पता है अपने को सिर्फ इतना करना है कि एफ आई और एक्स आई को यहां पर लेकर के उसका योग करना है, बस इतना सा काम है। वो कैसे किया जाए देखो, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है इसमें। अब सांख्यिकी आप पढ़ रहे हो तो कैलकुलेशन तो होगी, ये बात तो मान के चलो, है ना। शुरू करते हैं। 10 गुणा 1 10 के बराबर आ गया, 20 गुणा 1 20 हो जाएगा, 36 गुणा 3 108, 40 गुणा 4 160, 50 गुणा 3 150, 56 गुणा 2 112, 60 गुणा 4 6 चौका 24 240, 7 चौक 28 280, 72 गुणा 1 72 ही हो गया है तो सिंपल, 80 इंटू 1 80 ही हो जाएगा। 88 को 2 से गुणा करोगे तो 9 दूनी 18 176 आएगा, और 92 को 3 से करोगे तो 9 3 27 और 6 और जोड़ लो 276 आना चाहिए मेरे हिसाब से। 95 को 1 से करोगे तो 95 आएगा, और इनका लास्ट में टोटल कर लेना है अपने को। टोटल कितना आएगा वो टोटल आप शांति से करो, मैं सीधा लिख देता हूं कितना आ रहा है। तो इसका टोटल मैं उस तरफ लिख देता हूं, यहां थोड़ी जगह नहीं है तो यहां की जगह मैं यहां लिख देता हूं 1779 आ रहा है इसका टोटल। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान हमारे पास आ गया है 1779, ठीक है। और सिग्मा एफ आई मतलब एफ आई का योग वो कितना दिख रहा है अपने को 30 के बराबर दिख रहा है। और अगर आप डिवाइड देते हो तो डिवाइड देने के बाद आंसर आएगा 59.3। ये माध्य आ गया कि इतने प्राप्तांक हैं ऑन एन एवरेज पूरी क्लास के, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना सांख्यिकी में आपके कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस तो होंगे ही थोड़े बहुत तो, लेकिन कैलकुलेशन आपको कैलकुलेटर से बिल्कुल नहीं करनी है। घर पे आप प्रैक्टिस में खुद से ही करो, साइड में रफ बना करके पीछे कॉपी के या कहीं पर भी रफ में खुद से कैलकुलेशन करो ताकि आपकी प्रैक्टिस हो एग्जाम में फास्ट करने की। अभी आप कैलकुलेटर की आदत डाल दोगे तो फिर एग्जाम में आपको बहुत मुश्किल आएगी, वहां गलती होने की संभावना बढ़ जाएगी। आपने अगर यहीं पर कहीं शुरू में गलती कर दी तो पूरा क्वेश्चन गलत। मान लो यहीं पर छोटा मोटा गलती कर दिया तो टोटल गलत आएगा, टोटल गलत आएगा तो आंसर गलत आएगा, सब खत्म ही हो जाएगा, कुछ मिलेगा ही नहीं फिर आपको। तो कहने का मतलब कैलकुलेशन सावधानी से करनी है, खुद से करनी है, बिना कैलकुलेटर के, कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना है। चलिए ये तो हमारा माध्य आ गया। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो कैसे, अवर्गीकृत आंकड़ों में लिखा हुआ है तो, वर्गीकृत का मतलब वर्ग बना लो। वर्ग कैसे कैसे, 10 से लेके 30 तक का एक वर्ग ग्रुप बना लिया, 30 से लेके 60 तक का बना लिया, या किसी और तरह से बना लो। अलग अलग लेंथ के ग्रुप आप बना सकते हो। वैसे हमारी बुक में 10 से लेके 25 तक का ग्रुप बनाया हुआ है, तो मैं उसी तरह से ग्रुप बना रहा हूं इस पूरे टेबल का, इसको मिटा करके। और जब वो ग्रुप बन जाएंगे मतलब वो वर्गीकृत आंकड़े बन जाएंगे, तो फिर उन वर्गीकृत आंकड़ों का हम माध्य निकालना सीखेंगे, जिसके 3 तरीके हैं। एक तो प्रत्यक्ष विधि, एक कल्पित माध्य विधि और एक पग विचलन विधि। यही इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था। हालांकि हम अवर्गीकृत के लिए निकालना सीखेंगे, लेकिन हमारे काम का कौन है, वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य, माध्यिका और बहुलक निकालना हमारे काम का है। तो वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य निकालने के 3 मेथड हैं, वो हम एक एक करके निकालना सीखेंगे। तो मैं इसी को वर्गीकृत में बदल रहा हूं। ध्यान से देखो, अगर आपने ये उदाहरण तीनों ढंग से कर लिए ना, एक भी क्वेश्चन में नहीं फंसोगे। बहुत आसान प्रश्न है बाकी के, ये तीनों उदाहरण ढंग से कर लो। अब बात आप तो इसको तीनों विधियों से करेंगे तो एक ही क्वेश्चन को सब अलग अलग विधियों में ट्राई कर लेंगे, सबसे आंसर सेम भी आएगा। ये भी एक कमाल की बात है, और आपको सारी समझ में भी आ जाएगी। देखो शुरू करते हैं। तो देखो इसको वर्गों में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे बदलेंगे वर्गीकृत आंकड़ों में। सबसे पहले तो आप लिखोगे यहां पर प्राप्तांक की जगह, प्राप्तांक ही है हालांकि, लेकिन उसको लिखते हैं हम लोग वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल, अंतराल लेंगे हम लोग अलग अलग। आप जो मर्जी अंतराल ले लो, मैं 15-15 का अंतराल ले रहा हूं जैसा कि बुक में दिया गया है। आप दूसरा भी ले सकते हो, क्योंकि इस क्वेश्चन में तो कुछ बोला नहीं है कैसे अंतराल लेना है। तो 15-15 का अंतराल ले रहे हैं हम लोग। 10 से शुरू कर रहे हैं क्योंकि शुरुआत 10 से ही है, उससे पहले जाने का कोई मतलब नहीं है। तो 10 से 25 तक, 15 का गैप हो गया। 10 से 25 तक का एक ग्रुप बना दिया या वर्ग बना दिया। ऐसे ही 25 से लेके
40 15 का गैप, एक नया ग्रुप बना दिया। 40 से लेकर के 55 का एक ग्रुप बना दिया। 55 से लेकर के 70 का एक ग्रुप बना दिया। 70 से लेकर के 85 का एक ग्रुप बना दिया और 85 से लेकर के 100 तक बना दो, 100 से ऊपर जाना नहीं है, लास्ट 95 है वैसे भी। तो ये वर्ग अंतराल बना दिया। वर्ग अंतराल के बाद में वही विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी, विद्यार्थियों की संख्या वही आने वाली है नेक्स्ट तो। और वो विद्यार्थियों की संख्या थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, अवर्गीकृत को वर्गीकृत में बदलना बताया था ना मैंने, इसको शुरू करने से पहले उदाहरण से पहले सेम वैसे ही काम करना है। मैंने बताया था आपको कि यहां पर 25 लिखा हुआ है, यहां पर 25 लिखा हुआ है, लेकिन काउंट कहां पर किया जाएगा उसको? 25 नंबर अगर किसी के आएंगे तो इस वाले अंतराल में काउंट होंगे, इस वाले में काउंट नहीं होंगे जिसके 25 नंबर आएंगे। ऐसे ही जिसके 40 नंबर आएंगे वो इधर काउंट नहीं होगा, वो इस वाले अंतराल में काउंट होगा, है ना। और बाकी के बीच के नंबरों में तो कोई लड़ाई नहीं है, लड़ाई सिर्फ किनारों वालों में है कि 25 कहां जाए, 40 कहां जाए, 55 कहां जाए, 70 कहां जाए, 85 कहां जाए। बीच वालों में कोई लड़ाई नहीं है कि 50 कहां जाए। तो 50 साफ साफ दिख रहा है, 40 से 45 55 के बीच में आएगा। बीच वालों में लड़ाई नहीं है, किनारों वालों में लड़ाई है। वो लड़ाई को कैसे खत्म किया गया है? इधर वालों में काउंट किया जाएगा, इधर नहीं काउंट किया जाएगा। जैसे 10 से 25 के बीच में 10 और 20 ही है, और तो कुछ है ही नहीं। तो 1 और 1 टोटल कुल विद्यार्थी कितने हुए? 2। ठीक है। 25 से 40 में ये काउंट नहीं होगा, क्योंकि 40 तो नीचे काउंट होगा। 25 से 40 के बीच में 36 ही आ रहा है और कोई आ ही नहीं रहा, और वो सीधा सीधा विद्यार्थियों की संख्या कितनी लोगे उसमें? 3। ऐसे ही 40 से 55 में 40 भी आएगा, 50 भी आएगा, दोनों आ जाएंगे 40 से 55 के बीच में। 40 काउंट होगा यहां, तो 4 और 3 कितने हो जाएंगे टोटल? ये हो जाएंगे 7। ऐसे ही 55 से 70 लोगे आप। 55 से 70 में 56 आएगा क्या? बिल्कुल आएगा, 55 के बाद आता है 56। तो 56 भी आएगा, 60 भी आएगा, 70 नहीं आएगा, लेकिन 56 और 60 ही आएगा, 70 नीचे काउंट होएगा। तो 56 और 60 में 2 और 4 टोटल कितने हो गए? 6 विद्यार्थियों की संख्या। आगे बढ़ो, 70 से 85 में 70 भी आएगा, 72 भी आएगा, 80 भी आएगा, 88 नहीं आएगा। ये 3 लोग आएंगे। इन तीनों का नहीं, मैंने गलत बना दिया, ये 4 ऊपर वाला ले लिया मैंने, ये ऐसे है और ये एक इसी का है। ठीक है, तो कितने बन गए? 4 और 1 5 और 1 6, ये भी कुल 6 विद्यार्थी हैं। और लास्ट में 85 से 100 के बीच में, 85 से 100 के बीच में ये तीनों आते हैं, और इन तीनों का टोटल करोगे तो 2 और 3 5 और 1 6, ये भी 6 विद्यार्थी हैं। अब विद्यार्थी सारे अगर काउंट हो गए तो गलती नहीं होगी। देखते हैं, चेक करते हैं, ये 30 आ रहा है क्या? चेक करो कुल कितना रहा है। 6 12 18 25 और 5 30, कुल विद्यार्थी अभी भी 30 ही है। मतलब एकदम सही बना दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, यहां तक हमने काम कर लिया है। तो अवर्गीकृत आंकड़ों को हमने वर्गीकृत आंकड़ों में बदल दिया है। अब ये सेम है दोनों के दोनों, लेकिन इसको निकालने के 3 विधियां हैं: प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड, कल्पित माध्य विधि, अज्यूम्ड मीन मेथड, पग विचलन विधि, स्टेप डेविएशन मेथड। तीनों से हम लोग निकालना सीखेंगे और देखते हैं किससे निकालना आसान रहेगा, और भविष्य में बाकी के प्रश्नों को हम किससे निकालेंगे। शुरू करते हैं। देखो, तो उधर का काम का नहीं था पोर्शन, मैंने मिटा दिया है। सबसे पहले हम लोग बात करें प्रत्यक्ष विधि की। प्रत्यक्ष विधि का सूत्र हमें पता है, जो हमने अभी सूत्र देखा था ना, जो अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए था, वही प्रत्यक्ष विधि का सूत्र है। देखो कैसे, क्या है सूत्र, मैं फिर से लिख देता हूं। एक्स बार मतलब माध्य है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ये ही सूत्र है प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड, यही होता है। लेकिन अब बोलोगे कि कैसे निकाले भाई, एक्स तो है ही नहीं, ये एक्स थोड़ी है, और एक्स है भी तो 10 से 25 के बीच में है, ये कौन सा वैल्यू लोगे आप उसमें? तो ये एक समस्या को दूर करने का तरीका ये है कि एक्स की नई टेबल बन जाएगी। ये तो फिक्स है, एफ आई तो फिक्स ही है, ये तो एफ आई की टेबल है, एफ आई का कॉलम है, सॉरी। अब यहां पर नया कॉलम आप बनाओगे, वो बनेगा एक्स आई का। वो कैसे बनता है? देखो, ये जो वर्ग अंतराल है ना, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, ये छोटा और ये बड़ा। अगर एक्स आई निकालते हैं तो लड़ाई है ना इनके बीच में कि 10 से 25 के बीच के सभी मार्क्स यहां पर आ गए। जितने विद्यार्थी थे 10 से 25 नंबर वाले वो सब यहां आएंगे, 25 से 40 नंबर वाले विद्यार्थी यहां आएंगे। अब 10 से 25 के बीच में किसको लें? ये एक लड़ाई है, लड़ाई वाली बात हो गई है। तो 10 से 25 के बीच में किसी एक को चुनना है, किसी एक को लेना है एक्स आई, तो वो लेंगे हम इन दोनों का मध्य बिंदु।
मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं दोनों का, मिडिल पॉइंट कैसे निकालोगे, वो निकालोगे 10 + 25/2, दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा दो, काम खत्म, दोनों का औसत निकाल लो, वही मध्य बिंदु होता है। तो 10 + 25/2 ये हो गया 35/2 और ये आएगा 17.5। तो ये xi आप लिखोगे 17.5 इस वाले वर्ग के लिए। तो जब भी वर्ग अंतराल दे रखे हो दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा देना, वही xi है, बात खत्म। उन दोनों के मध्य में वही आता है हमेशा। नेक्स्ट 25 से 40 के बीच में निकालना है, सेम काम करके देखते हैं एक बार। 25 + 40/2 कितना बनता है, ये 40 और ये 65 हो जाएगा, ठीक है। और ये आएगा हमारे पास में 32.5। तो यहां पर लिखो 32.5। अब आपको कमाल की बात बताता हूं, हर बार आपको करने की जरूरत नहीं है, हमेशा क्या आएगा ये भाई, कितना गैप दिख रहा है इन दोनों में, 15 का गैप है ना, 25 में से 10 गए तो 15, 40 में से 25 गए तो 15 का वर्ग अंतराल है, तो इनमें भी गैप 15 का ही आएगा। 17.5 में 15 जोड़ोगे तो देखो 32.5 आ रहा है, 32.5 में 15 जोड़ोगे तो अगला वाला आ जाएगा। तो हर किसी को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, एक कैलकुलेट करो और आगे के सारे उसमें जोड़ते जाओ, अपने आप निकलता जाएगा। तो 15 यहां पर जोड़ दो, बस काम खत्म हो जाएगा आपका। कितना बनेगा 47.5, 15 जोड़ा दो, फिर से 15 जोड़ोगे तो यहां पर आएगा 62.5, फिर से 15 जोड़ोगे तो यह आएगा 77.5 और 77.5 में फिर से 15 जोड़ोगे तो यह बन जाएगा आपका 1 2 3 4 5, लास्ट वाला बचा हुआ है वो आएगा 92.5, 92.5 एफएम होता है वैसे, आप लोगों की पकड़ता हो तो, हमारे यहां तो एफएम पकड़ता है, ठीक है। चलो एफ आई आपके पास में है, एक्स आई आपके पास में है, पता है आप क्या करना है, दोनों को गुणा करते हुए एक और कॉलम बना लेना है। गुणा करते हुए मतलब यहां पर एफ आई इंटू एक्स आई का एक कॉलम बनेगा, दोनों को आपस में गुणा करके लिखा जाएगा, यहां इनको लिखा जाएगा, यहां इनको लिखा जाएगा और फिर लास्ट में सबका योग कर दिया जाएगा। सिग्मा एफ आई हमारे पास में है 30, उसमें कोई हेर फेर नहीं है। चलो शुरू करते हैं। तो देखिए एफ आई एक्स आई को गुणा करते हैं, 2 गुणा 17.5 हमारे पास आएगा 35 के बराबर, 3 गुणा 32.5 हमारे पास आएगा 97.5, आप कैलकुलेशन कर लें आराम से। 7 गुणा 47.5 करोगे तो 332.5 आएगा और 6 गुणा 62.5 करोगे तो 375 के बराबर आएगा। 6 गुणा 77.5 करोगे तो 465 के बराबर आएगा और लास्ट 6 गुणा 92.5 करोगे तो 555 के बराबर आएगा और लास्ट में जब आप टोटल करोगे तो 1860 के इक्वल आएगा। कैलकुलेशन है, इसमें कुछ समझाने की बात है नहीं, आपको करना पड़ेगा गुणा भाग तो जो भी है ना। अब लास्ट में काम क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला में वैल्यू रखनी है, आंसर निकालना है, बस इतना सा काम है। मैं लिख देता हूं यहां पर। तो x बार का सूत्र है हमारे पास सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई कितना है 1860 बटे सिग्मा एफ आई का मतलब है 30 और इन दोनों को डिवाइड दोगे तो यह आएगा 62 के बराबर। तो हमारा माध्य क्या आ गया 62। आप इस विधि से निकालो या इससे निकालो या इससे निकालो, तीनों से माध्य सेम 62 ही आएगा, आगे हम देखेंगे धीरे धीरे। तो हमने पहली विधि कंप्लीट करी है जो कि है प्रत्यक्ष विधि। अब हम आएंगे कल्पित माध्य विधि की तरफ, ठीक है। उससे पहले मैं फॉर्मूला तो खैर बताऊंगा यहां पर। एक छोटी सी बात मेरे दिमाग में अभी आई है जो शायद मैंने पहले नहीं बताई आपको, कि ये एक्स आई क्यों लगाया हुआ है, एफ आई क्यों लगाया हुआ है। क्योंकि देखो जैसे एफ का बताता हूं मैं, ये पहली फ्रीक्वेंसी है तो ये F1 है, दूसरी फ्रीक्वेंसी है F2 है, तीसरे नंबर की F3 है, चौथे नंबर की F4 है, पांचवें नंबर की F5 है, छठे नंबर की F6 है। तो ये 1 2 3 4 5 6 जो लिखे हैं ना, इनको इन जनरल मिला करके आई लिख देते हैं कि आई का मान 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 4 5 6 इस तरह से। तो उन सबका टोटल सिग्मा एफ आई का मतलब F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 F5 F6 इन सबका टोटल, ये है आई का मतलब यहां पर, ठीक है। वही x में x1 x2 x3 x4 x5 x6, इसलिए आई लगाया जाता है। चलो नेक्स्ट अज्यूमिंग मेथड शुरू कर रहे हैं, कल्पित माध्य विधि। तो जो काम का नहीं है वो हटा देता हूं एक बार पहले मैं। देखो कल्पित माध्य विधि में जो सूत्र होता है वो होता है x बार बराबर में a प्लस सिग्मा एफ डी एफ आई डी आई कह सकते हो अपॉन सिग्मा एफ
ये हमारा सूत्र होता है कल्पित माध्य में माध्य निकालने वाला, कल्पित माध्य विधि से माध्य निकालने वाला। ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, आई हर जगह लगाते ही हैं हम, नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब बात यह है ए क्या है यहां पर, ए ही है अज्यूम्ड मीन, अज्यूम्ड मीन जिसके नाम लिया है नहीं, अज्यूम्ड मीन मेथड, कल्पित माध्य इसको हिंदी में बोलते हैं, कल्पित माध्य। इंग्लिश में जो नाम है उसका पहला लेटर लिया है ए यहां पर, अज्यूम्ड मीन, कल्पित माध्य है ए। कैसे निकालते हैं वो मैं बताऊंगा अभी। उसके अलावा डी क्या है यहां पर, डी नई चीज है, डी आई, वो है हमेशा x माइनस ए, एक्स आई में से a को माइनस करोगे तो डी आई मिलेगा। कल्पित माध्य को हर x में से माइनस करना पड़ेगा तो d मिल जाएगा, और इस बार d काम का है इसलिए d निकालना जरूरी है। तो कैसे निकालेंगे देखो, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, यहां पर a चाहिए। a क्या है या a क्या होता है, जो भी आपके पास xi है उसकी मध्य मान ले लो, उसमें से एकदम मिडिल मोस्ट वैल्यू। इन सबका बीच में कौन दिख रहा है, बीच में ये दो लोग दिख रहे हैं, एक नहीं है बीच में, ये दो लोग हैं, तो बीच में दो लोग हैं तो दो मान नहीं आएंगे, एक आएगा तो एक ही मान। अब आपकी मर्जी है, आप चाहो तो ये ले लो, आप चाहो तो ये ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा। ए का मान ये ले लोगे तो भी आंसर सेम आएगा, ए का मान ये ले लोगे तो भी आंसर सेम आएगा। अब बुक में क्या है, ये चुना हुआ है तो मैं ये नहीं ले रहा हूं, मैं ये लेता हूं, ताकि आपको पता चले कि दोनों से ही सेम आंसर आता है। जो मर्जी ले लो, तो ये ले लेता हूं मैं मध्य में, अगर दो मान आ रहे हैं तो ऐसे लड़ाई होगी, दोनों में से कोई भी चुन लो, और अगर ये एक और मान यहां पर होता तो फिर मध्य में एक ही मान आता, तो फिर तो टेंशन ही खत्म है। तो ए क्या लेते हैं हम लोग, जो भी एक्स आई वाला कॉलम है उसमें मध्य वाला ले लो, वो ए माना जाता है, वो कल्पित माध्य माना जाता है। तो ये कल्पित माध्य हमने इसको ले लिया, तो एक्स आई माइनस ए निकाल लो, वो डी का मान रहेगा हमारे पास, डी बराबर एक्स आई माइनस ए। कैसे निकालें, मैं डी नीचे लिख देता हूं, ये डी बराबर एक्स आई माइनस ए। सब में से 62.5 माइनस करो तो 17.5 माइनस 62.5, पहले एक्स आई लिखा हुआ है, इसका मतलब 17.5 में से 62.5 माइनस होगा, कितना बनेगा, ये बनेगा 45 के बराबर आ रहा है। तो यहां पर लिखोगे 45 लेकिन माइनस का। ऐसे ही 32.5 में से 62.5 जाएगा तो माइनस का 30 आएगा, इन दोनों को घटाओगे तो माइनस का 15 आएगा। 62.5 में से 62.5 ही माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा। 77.5 में से a माइनस करोगे मतलब 62.5 माइनस करोगे तो प्लस का 15 आएगा, और 92.5 में से 62.5 को माइनस करोगे तो प्लस का 30 आएगा। आप करके देख लो, जैसे 92.5 माइनस 62.5 यह आएगा 30 के इक्वल। तो सबको मतलब सबके आगे माइनस 62.5 लगाना है, इसके भी माइनस, इसके भी माइनस में, इसके भी सबके माइनस करके हमने डी निकाल लिया। डी मतलब डी आई मान लो उसको, और जब डी निकल गया आपका तो एफ को डी से मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को आपस में गुणा करके नया कॉलम बना लेना है, जो कि है, जो हमारे काम का है एफ आई इंटू डी आई, ये नया कॉलम हमारे काम का है। क्या बनेगा, अब ये जो मेथड हम कर रहे हैं ना, इसमें कैलकुलेशन कम हो जाती है। पिछला वाला जो मेथड था उसमें कैलकुलेशन ज्यादा थी, तो कैलकुलेशन को कम करने के लिए हमने ये मेथड चुना, और इससे भी कम कैलकुलेशन किसमें होगी, तीसरे वाले में, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन फिलहाल तो अभी ये करते हैं, एफ आई इंटू डी आई, 2 गुणा माइनस का 45 माइनस का 90 हो जाएगा, 3 गुणा माइनस 30 माइनस का 90, 7 गुणा 15 15 सत्ते 105 तो माइनस का 105 हो जाएगा, 6 गुणा 0 ये 0 हो गया, 6 गुणा 15 15 छिकी 90 हो गया, 6 गुणा 30 180 हो गया। अब इसको टोटल कर लो लास्ट में, क्योंकि इसी के आगे सिग्मा लगाया हुआ है तो उसी को टोटल करना पड़ेगा। कितना आएगा इसका टोटल, 270। तो ये हो गया प्लस का हो गया 270, माइनस का कितना दिख रहा है, 9 दूनी 18, और 280 285 है माइनस का है 285, तो माइनस का 15 बचेगा यहां पर, माइनस का 15। कोई बात नहीं, प्लस का बचे माइनस का बचे, उससे अपने को कोई टेंशन नहीं है, बस जो बचे वो लिख दो। हो सकता है कभी 0 ही बच जाए, ऐसा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, जो बचे वो लिखो, प्लस का तो प्लस का, माइनस का तो माइनस का, 0 तो 0, कोई टेंशन नहीं। आपके पास टोटल आ गया, फॉर्मूले में मान रख दो बस, और कुछ नहीं करना है। तो x बार का सूत्र क्या था, a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ए का मान अपने पास में है 62.5,
62.5 माइनस एफ आई डी आई माइनस का 15 और सिग्मा एफ आई 30 के बराबर, ये हो गया 62.5, 15 दूना 30 होता है, तो 62.5 में से 0.5 जाएंगे, 1/2 का मतलब 0.5, ये आएगा 62। पिछले वाले से भी मतलब प्रत्यक्ष विधि से भी 62 ही आया था, इससे भी 62 ही आया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो हम करेंगे ना पग विचलन विधि, उससे भी आंसर 62 ही आएगा, लेकिन कैलकुलेशन और कम हो जाएगी, बहुत ही छोटा हो जाएगा वो तो। देखो शुरू करते हैं। तो एक और, हाँ यहाँ एक और बात, बुक में इससे लिया था, अपन ने इससे किया, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, कभी भी नहीं पड़ेगा, आपकी मर्जी पड़े वो ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर पे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो तीसरी विधि हम लोग शुरू करते हैं, पग विचलन विधि, और उसका सूत्र पहले मैं लिख देता हूं ताकि आपको क्लियर हो निकालना क्या है। सूत्र उसका होता है x बार बराबर a प्लस, लगभग सेम है इन दोनों का सूत्र, माइनर सा फर्क है, a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ उसका था, यहां पर d की जगह आ जाता है u और गुणा में आ जाता है h, i सब जगह लगा लो, ये i सब जगह लगा दिया। अब ये ui क्या चीज है, नहीं, ui हमारे पास होता है d अपॉन में h, जो d हमने निकाला था उसको h से और डिवाइड कर दो, बस उतना ही होता है। मतलब अगर खोल के लिखो तो xi माइनस a तो था d और ये h, और ये होता है ui, इसकी हमारे को जरूरत पड़ेगी। और h क्या है, h है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। जैसे मैं अगर इसकी बात करूं तो इसमें कितना वर्ग अंतराल चल रहा है, 15-15 का अंतराल चल रहा है ना, सब में 15-15 का गैप है, तो वर्ग अंतराल हमारे पास h का मान फिलहाल इस प्रश्न में 15 के बराबर है। और अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो ui निकालेंगे हम लोग, di तो हम निकाल लिए, di तो हमने निकाल लिया है, h से और डिवाइड देना है तो ui बन जाएगा। एक चीज और विशेष ध्यान देने की है, जरूरी नहीं है कि आप di का कॉलम बनाओ ही बनाओ, आप डायरेक्ट u निकाल सकते हो, डायरेक्ट ही ui का कॉलम बना लो, di मत बनाओ। और अगर बना करके फिर ui बनाना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आपको di में h से भाग लगाना है, बस इतना ही काम करना है और कुछ नहीं है। h कितना है 15, यहाँ h बराबर 15 हमारे पास अंतराल दिख रहा है, 15 का भाग लगाओ इसमें माइनस का 3 हो जाएगा, 15 का इसमें भाग लगाओ माइनस का 2 हो जाएगा, 15 का इसमें भाग लगाओगे माइनस का 1 हो जाएगा, ये है 0, ये आएगा 1, ये आएगा 2। हमेशा एक चीज विशेष ध्यान देने वाली है कि जो आपका a आएगा उसके जस्ट सामने हमेशा 0 बनेगा, u नीचे बढ़ते जाएंगे 1 2 3 4 5 और भी हो तो, और ऊपर से माइनस में -1 -2 -3 -4 -5, तो आप डायरेक्ट लगा सकते हो बिना कैलकुलेशन करे, ui डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है एक्चुअली। हमेशा ऐसा आएगा, अगर आपने a इसको बोल दिया तो इसके सामने 0, फिर 1 2 3 4, ऊपर -1 -2 -3 -4 -5 -6 जितने भी हैं, आपने अगर इसको a बोला तो इसके सामने 0, फिर 1 2 3 और इससे ऊपर -1 -2 -3, ऐसे चलता जाएगा। आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो ui बिना कैलकुलेशन के, कैलकुलेट करोगे तो भी वही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे बढ़ता है, देखो तो इतना आसान है, मतलब इसकी कैलकुलेशन xi के बाद डायरेक्ट ui निकाल सकते हो, और ui बहुत छोटा आता है, इसलिए इसको और इसको गुणा करने में अपने को जोर ही नहीं आता। fi को ui से गुणा करने में जोर कहां आएगा, जोर हमेशा गुणा में ही तो आ रहा था। प्रत्यक्ष विधि में सबसे ज्यादा जोर आया क्योंकि डायरेक्ट इनसे गुणा करना पड़ा था, बहुत बड़े बड़े नंबर थे। उसके बाद कल्पित माध्य विधि में इनसे गुणा करना पड़ा था fi को, थोड़े से आसान नंबर देखे। अब तो एकदम ही आसान दिख गए, अब तो कोई लोड ही नहीं है। तो क्या लिखोगे आप लास्ट में जो नया कॉलम बनेगा वो बनेगा fi इंटू ui का। देखो जरा, 2 गुणा -3 माइनस का 6 हो गया, 3 गुणा -2 माइनस का 6 हो गया, 7 गुणा -1 माइनस का 7 हो गया, 6 गुणा 0 0 हो गया, 6 गुणा 1 6 के बराबर हो गया, और 6 गुणा 2 12 के बराबर हो गया। इसलिए बोला था मैंने सबसे कम कैलकुलेशन इसमें। टोटल कर लो कितना आ रहा है, -6 -12 और ये +12 तो खत्म, ये कुल मिला के -1 आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा, -1 है टोटल। ठीक है, और फॉर्मूला अगर लगाते हैं x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई इंटू में h, तो a का मान वही 62.5
प्लस में सिग्मा एफ आई यू आई कितना आ रहा है भाई, -1, तो यहां लिखोगे आप -1 बटे एफ आई सिग्मा वो 30 के बराबर है, और एच कितना है 15 का अंतराल था, तो देखो वापस से 62.5 -15 बटे 30 वही 62.5 -0.5 मतलब 62 के बराबर आ गया। सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग एग्जाम में इस विधि से ही करेंगे जब तक कि वो नाम ना दे। अगर उसने नाम बोल दिया कि कल्पित माध्य विधि से ही करो, तब तो उसी से करना पड़ेगा, इसलिए सीखना जरूरी था। अगर उसने बोल दिया प्रत्यक्ष विधि से ही करो, तब तो प्रत्यक्ष से ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो कुछ ना बोले कि किस विधि से करना है, तो आप इस विधि से करो, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन सबसे कम होती है, इसलिए गलती होने की संभावना भी सबसे कम आएगी। आपको करने में, एक बार में समझने में तो सबसे अच्छी विधि ये लग रही होगी, क्योंकि इसमें कुछ दिमाग ही नहीं लगाना, सिंपल फॉर्मूला है, 2-3 लाइनों में आंसर आ जाएगा। लेकिन कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, तो आप उसको प्रीफर ना करें। बहुत बच्चे सोचते हैं कि इसी को कर लेंगे ना, क्यों टेंशन लें, फालतू कर लेंगे कैलकुलेशन, लेकिन उस कैलकुलेशन में इतना टाइम आपका बर्बाद हो जाएगा कि बाकी क्वेश्चन छूट जाएंगे और गलती होने की संभावना और बढ़ जाएगी। तो हम लोग इस विधि से ही करेंगे जब तक कि उसने बोला नहीं है कि प्रत्यक्ष विधि से करो या कल्पित माध्य विधि से करो, तब तक आप हमेशा पग विचलन विधि से ही करोगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन अब आगे से हम लोग इसी विधि से करने वाले हैं, इसलिए इस विधि को दिमाग में फिक्स कर लो। क्या क्या करना होता है इसमें, वर्ग अंतराल, और ये तो दे रखा होगा, एक्स आई निकालना है। एक्स आई के बाद चाहो तो डायरेक्ट यू आई निकाल लेना, डी आई की जरूरत ही नहीं है, और एक्स आई के बाद यू आई निकाल के इन दोनों को गुणा करके नया कॉलम बना लेंगे हम लोग। बहुत आसानी से हो जाएगा, 1-2 क्वेश्चन से प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ये विधि बहुत आसान है और इसमें गलती होने की संभावना सबसे कम है, कोई कैलकुलेशन ही नहीं होती क्योंकि इसमें। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हमने हर तरह से करके देख लिया, पहला उदाहरण। अब 2 उदाहरण और है। देखो दूसरा उदाहरण है, नीचे दी हुई सारणी भारत के विभिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों में महिला शिक्षकों के प्रतिशत बंटन को दर्शाती है। इस अनुच्छेद में चर्चित 3 विधियों से महिला शिक्षकों का माध्य प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसने लिखा है स्पेशली 3 विधियों से, तीनों विधियों का इस्तेमाल करना है अपने को। मतलब कौन सी तीनों विधियां थी, एक तो प्रत्यक्ष विधि थी, दूसरा कल्पित माध्य विधि थी, और तीसरा पग विचलन विधि थी। इन तीनों से हमें यहां पर माध्य निकालना है। हालांकि आएगा तीनों से सेम, लेकिन तीनों निकालने को बोल दिया तो तीनों से निकालना पड़ेगा। अदरवाइज एग्जाम में किसी एक से निकालने को बोलेगा तो फिर आप पग विचलन विधि का इस्तेमाल कर लेना, क्योंकि हमने पिछले वाले एग्जाम्पल में देखा था कि वो काफी आसान हो जाता है उससे कैलकुलेशन करना। बहुत छोटी छोटी कैलकुलेशन होती है और आराम से आंसर निकल जाता है। तो अभी तो फिलहाल हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि से। तो सबसे पहली विधि है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि मतलब डायरेक्ट मेथड, जिसमें हमने फॉर्मूला क्या सीखा था, x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ये सिंपल फॉर्मूला था उसका। तो यहां पर सबसे पहले तो एक्स आई निकालना पड़ेगा, उसके लिए अलग से कॉलम बनाना पड़ेगा अपने को, एक्स आई का कॉलम। ये तो एफ आई है, ये तो फ्रीक्वेंसी है, ये तो एफ आई है, यहां एक्स आई बनाना पड़ेगा। एक्स आई क्या होता है, यहां पर जितना भी दे रखा है वर्ग अंतराल, उन सबका मध्य बिंदु। मध्य बिंदु निकालने का क्या तरीका सीखा था अपन ने, दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा दो। तो 15 और 25 को जोड़ोगे तो 15 प्लस 25 बटे 2 ये आएगा 40 बटे 2 मतलब 20 के बराबर। तो इसका मध्य बिंदु 20 आ गया, और 1 आ गया तो बाकी सब हम निकाल लेंगे। इसका मध्य बिंदु आया है 20, इसका कितना आएगा, गैप कितना है वो देखो, 10-10 का गैप है, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 10-10 का गैप है। तो यहां भी 10-10 का गैप दे दो, अपने आप क्लियर हो जाएगा आपको। अब जैसे 25 से 35 के बीच में कौन आएगा, वैसे तो 30 आएगा दिख रहा है, बाकी इसमें 10-10 का गैप दे दोगे तो वैसे ही क्लियर हो जाएगा। 20 के बाद 30, 30 के बाद 40, 40 के बाद 50, 50 के बाद 60, 60 के बाद 70, 70 के बाद 80, ये अपने पास आ जाएगा एक्स आई। ठीक है, तो एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई कर दें अगर अपन, तो लास्ट कॉलम हमारे को जो जरूरत है वो है एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करके उसको टोटल करने की, सिग्मा लगाने की। तो टोटल तो हम तब करेंगे जब मल्टीप्लाई कर ले हम लोग। तो एफ आई इंटू एक्स आई कितना आएगा, इन दोनों को करना जरा मल्टीप्लाई, 6 गुणा 2 120, तो ये आ गया। 11 गुणा 3 330 आ गया। 7 चौक 28, 4 पंजे 20, 6 चौका 24। डायरेक्ट मेथड में ज्यादा काम नहीं करने पड़ते, सिंपल 1-2 कॉलम में एक्स्ट्रा बनाने पर काम हो जाता है, तो वही अपन कर रहे हैं। 7 दूना 14, 140 और 80,
बस इसका टोटल कर लो और एक इसका टोटल कर लो, दो चीजों का टोटल की जरूरत है, यहां पर और यहां पर, उसके बाद अपना काम खत्म। कितना आ रहा है टोटल, देखो यहां पर ये आएगा 35, और ये अगर आप टोटल करोगे इन सब का तो वो आएगा 1390 के बराबर। ठीक है, अब सिर्फ फॉर्मूले में मान रख दो और कुछ नहीं करना है। ये सिग्मा एफ आई एक्स आई ये आ गया हमारे पास, सिग्मा एफ आई ये आ गया, सिग्मा का मतलब टोटल करना, सम करना, योग कर देना। तो ये योग कितना आ रहा है 1390, और इसका योग कितना आ रहा है 35, और जब आप दोनों को डिवाइड दे दोगे तो ये बन जाएगा 39.71 के बराबर। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ये माध्य निकल गया। पहली विधि कंप्लीट, जो कि थी प्रत्यक्ष विधि। अब दूसरी विधि की तरफ आते हैं, कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि में भी एक्स आई की तो जरूरत पड़ने ही वाली है, तो इसको तो मैं नहीं मिटा रहा हूं, बाकी इधर का और इधर का पोर्शन जो हमारे काम का नहीं है उसको मैं हटा देता हूं। देखो शुरू करते हैं आगे। तो कल्पित माध्य विधि में सबसे पहले हमें ए निकालना पड़ता है, कल्पित माध्य निकालना पड़ता है, उसके बाद डी। डी का मतलब क्या होता है एक्स आई माइनस ए, ये हमने पहले भी सीखा हुआ है, मैं ऊपर लिख देता हूं, इधर थोड़ी जगह कंज्यूम होगी। तो डी है एक्स आई माइनस ए, ये डी का मान होता है। तो ए क्या होता है, ए होता है एक्स आई का मध्य बिंदु। मध्य में कौन दिख रहा है इस बार, मध्य में साफ साफ 50 है, दो लोगों में भी लड़ाई नहीं है इस बार। तो आप सीधा सीधा इसको ए लिख दो, ए का मान 50 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डी, जो कि है एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए। तो एक्स आई माइनस ए में आप यहां पर सब जगह 50 माइनस करो, तो 20 में से 50 जाएंगे तो माइनस का 30 आ गया, 30 में से 50 जाएंगे तो माइनस का 20 आ गया, 40 में से 50 जाएंगे माइनस का 10 हो गया, 50 में से 50 जाएंगे 0 हो गया, 60 में से 50 जाएंगे 10, 70 में से 50 जाएंगे 20, 80 में से 50 जाएंगे 30। डी निकल गया। आपको निकालना है एफ आई इंटू डी, डी आई है वैसे, एफ आई इंटू डी आई ये निकालना है। तो एफ आई इंटू डी आई इसलिए निकालना है क्योंकि उसी का सिग्मा लगाया हुआ है, उसी का टोटल करना है, तो एफ आई इंटू डी आई निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा, 6 गुना माइनस 30 माइनस का 180 हो जाएगा, 11 गुना माइनस का 20 माइनस का 220 हो जाएगा, 7 गुना माइनस का 10 माइनस का 70 हो जाएगा, 4 गुना 0 हो जाएगा 0, 4 गुना 10 हो जाएगा 40, 2 गुना 20 हो जाएगा 40, और 1 गुना 30 हो जाएगा 30 के बराबर। ये बस टोटल कर लो, काम खत्म अपना। तो 70 से माइनस 70 खत्म हो जाएगा, ये अपने 400 हो रहे हैं, 400 और 40 माइनस का 360 आ रहा है, ये तो माइनस 360 मान रख दो वहां पर। मान रखेंगे तो देखो कितना बनेगा, ए का मतलब 50 यहां पर है ही, ये आ रहा है माइनस का 360, तो माइनस का 360 बटे सिग्मा एफ आई वो 35 के बराबर है, हर जगह काम आएगा वो तो 35। तो ये बनेगा 50 माइनस लगभग 10.29 आएगा, ये लगभग 10.28 और आगे और भी चलता है, ये लगभग 10.29 आएगा, जिसको अगर माइनस करोगे तो 39.71 ही आता है। आंसर पे कोई फर्क नहीं आने वाला, हर बार आंसर सेम आएगा आपके। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड नंबर जो कि है पग विचलन विधि, माइनर सा चेंज है, वहां पर डी की जगह में यू निकालना होगा और एफ आई इंटू यू आई करना पड़ेगा। चूंकि आगे जगह नहीं है, जगह होती तो मैं इसी में आगे बढ़ा करके यू आई निकाल लेता, फिर एफ आई इंटू यू आई निकाल लेता। बोर्ड पे जगह नहीं है, आप एग्जाम में तो एक ही टेबल में सारा बना सकते हो, हर चीज जिस जिसकी जरूरत है उसी को आगे बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, वहां तो खूब स्पेस होता है, तो उसको बढ़ा करके आगे आप उसी में कर सकते हो। मैं यहाँ अलग अलग टेबल या कह लो कि मिटा करके इसलिए बना रहा हूं क्योंकि जगह नहीं है वहां पर। ठीक है, तो मैं एक बार ये वाली चीज और मिटा रहा हूं, उसकी जगह यू आई बनाएंगे, फिर एफ आई इंटू यू आई बनाएंगे और फिर सूत्र लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पग विचलन विधि का सूत्र होता है एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू में एच, और इस विधि में जो यू आई होता है वो यू आई होता है एक्स आई माइनस ए बटे एच, या फिर कह लो डी आई पहले से निकाला हुआ है तो डी आई बटे एच वो यू आई होता है, और लास्ट में हम लोग एफ आई और यू आई वाला आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो नया कॉलम बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर डी आई बटे एच, एच कितना है, एच है वर्ग अंतराल, अंतराल कितना दिख रहा है यहाँ 10-10 का गैप है, इन दोनों में 10 का गैप है, इसमें 10 का गैप है, 10 का गैप है, माइनस करेंगे 10 आएगा, 85 माइनस 75 इज इक्वल टू 10, इसलिए h का मान तो हमें पता है 10 के बराबर है, तो सबको 10 से डिवाइड दे दो, इसको 10 से डिवाइड दोगे -3 -2 -1 0 1 2 और 3। भाई यहां पर मैंने बताया था डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हो, अगर केवल पग विचलन विधि निकालनी होती तो हम ये नहीं निकालते, हम डायरेक्ट यहां से यहां पहुंच जाते हैं,
इसके सामने 0, फिर 1 2 3, ऊपर -1 -2 -3, हमेशा ऐसे बनेगा, कभी कुछ और नहीं बनेगा, हमेशा ऐसा बनेगा। अब यहां पर क्या करना है आपको, fi और ui को मल्टीप्लाई कर लेना है, fi इंटू ui, और लास्ट में उसी का टोटल चाहिए, सिग्मा लगाया हुआ ना उसी के। तो यहां पर 6 गुणा -3 मिलके बनेगा -18, 11 गुणा -2 -22, 7 गुणा -1 -7 हो गया, 4 गुणा 0 0 हो गया, 4 गुणा 1 4 के बराबर है, 2 गुणा 2 4 है, और लास्ट में 1 गुणा 3 3 के बराबर है। और इसको लास्ट में टोटल कर लेंगे, काम खत्म अपना। टोटल करोगे 4 और 3 7, ये इससे खत्म। ये मिल रहा है आपको 40 के बराबर, 40, और ये माइनस का 36 आ रहा है, -36। वहां अप्लाई करो, a का मान कितना है, a का मान वही 50, तो ये आएगा 50 माइनस, क्योंकि ये माइनस का बन रहा है 36, और बटे में सिग्मा fi वही 35, और h का मान कितना है 10 के बराबर। और आप नोटिस करोगे कि सेम बन गया, एकदम सेम बन गया, 360 बटे 35। यही तो बन रहा था पिछले वाले में, जिसमें हमने कल्पित माध्य विधि किया था। कल्पित माध्य विधि और इसमें यहां तक तो एकदम ही सेम बनता है, कुछ नहीं बनता, लास्ट में तो जाकर के एकदम सेम हो जाता है। और ये बन जाएगा 50 माइनस 10.29, करीब करीब 28 कह लो, 29 कह लो, लगभग वही है। और ये बनेगा 39.71, लगभग। तीनों में आंसर तो एकदम सेम आएगा, कभी भी डिफरेंस नहीं आएगा। अगर डिफरेंस आ रहा है तीनों के आंसर में, तीनों विधियों में आंसर में फर्क आ रहा है, इसका मतलब आपने किसी ना किसी में गड़बड़ कर दी है। कभी आंसर में गड़बड़ नहीं आएगी, सेम आएगा हमेशा, ठीक है। आखिरी एग्जांपल है पहली प्रश्नावली का, वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि उसमें मैंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं है, हालांकि उसमें तीनों विधियां शायद करने को नहीं बोलेगा, तो अपना काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा। देखो शुरू करते हैं। देखो तीसरा उदाहरण है, नीचे दिया हुआ बंटन एक दिवसीय क्रिकेट मैचों में गेंदबाजों द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या को दर्शाता है। विकेटों की संख्या है इस तरफ। उपयुक्त विधि चुनते हुए लिए गए विकेटों का माध्य ज्ञात कीजिए। यह माध्य क्या सूचित करता है, ये अपने को बताना है, ठीक है। शुरू करते हैं। देखो विधि तो आप कोई भी चुन लो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहां पर क्या है, उतना आसान नहीं रहेगा पग विचलन विधि को लेना जितना पहले वाले में रहा जाता था। क्यों? क्योंकि यहां पर अंतराल देखो अलग अलग आ गए। इसमें 40 का गैप है, इसमें भी 40 का गैप है, लेकिन इसमें 50 का गैप आ गया, इसमें 100 का गैप है, 100 का गैप है, 100 का गैप है। तो जब इस तरह से गैप अलग अलग आ जाए ना, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अपने लिए कैलकुलेशन में। बाकी करना वही है, करने में कोई परिवर्तन नहीं है। तो मैं पग विचलन विधि से ही कर रहा हूं फिलहाल, इसको शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले मैं यहां पर वापस से लिख देता हूं कि पग विचलन विधि में क्या होता है। पग विचलन विधि, इसमें आप x बार का सूत्र लिखते हो a प्लस सिग्मा एफ यू, आई लगा दो, और अपॉन में सिग्मा एफ आई, और इंटू में h, जहां पर ui आपको पता है क्या होता है। ui होता है xi माइनस a अपॉन में h, या फिर कह लो di अपॉन में h, जो भी आप बोलना चाहो दोनों में से, है ना। सिंपल di अपॉन h भी कह सकते हो। ये होता है ui। तो अब यहां पर हमें fi तो ये क्लियरली दिख रहा है। सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, हमें xi चाहिए, इसकी मदद से मध्य बिंदु लेकर के। तो यहां से xi कैसे निकालेंगे भाई, दोनों का जोड़ करके 2 का भाग लगाते हैं तो मध्य बिंदु आता है। ये मध्य बिंदु होता है इस अंतराल का। तो 20 और 60 का मध्य बिंदु वैसे पता है अपने को 40 होता है, और वैसे नहीं दिख रहा हो आपको तो आप 20 प्लस 60 बटे 2 करके भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सेम ऐसे 60 और 100 के बीच में एकदम 80 होता है, क्लियरली पता है। नहीं पता तो कैसे करोगे, 60 प्लस 100 बटे 2। 100 और 150 के बीच में 125 होता है, करने का तरीका वही है। 150 और 250 के बीच में 200 आएगा, 250 और 350 के बीच में 300 आ जाएगा, और ऐसे ही 350 450 के बीच में एकदम 400 होता है। तो ये xi निकाल लिया हमने। xi निकालने के बाद ui चाहिए अपने को, ui का ये है फॉर्मूला। तो ui निकालने के लिए आप चाहो तो डायरेक्ट ui निकाल लो, चाहो तो पहले आप di निकालो। तो मैं ui निकाल रहा हूं डायरेक्ट, वो आएगा xi माइनस a अपॉन में h। अब यहां पर h तो फिक्स है नहीं, तो अपनी मर्जी से कुछ h लेना पड़ेगा, ऐसा h जिससे सारे गैप सेटिस्फाई हो जाएं। सारे गैप सेटिस्फाई हो जाएं मतलब जैसे मान लो, पहले तो a ले लो आप। a कितना लोगे, यहां पर a लेने के लिए आप देख सकते हो बीच में 2 लोग आ रहे हैं। 2 लोग में से एक 125 है, एक 200 है।
200 लेना फायदेमंद है क्योंकि 200 को इनमें से माइनस करेंगे तो थोड़ा कंफर्टेबल वैल्यू मिलेगी। 125 को सबसे माइनस करोगे तो बहुत अजीब अजीब सी वैल्यूज मिलने लग जाएंगी। तो बेटर है आप ए का मान क्या ले लो, 200 ले लो। यहां इसको ए मान लो तो यहां पर 40 में से 200 जाएगा तो माइनस का 160 आएगा। आप अगर डीआई पहले निकालना चाहो तो डीआई भी निकाल सकते हो। मैं एक काम करता हूं, डीआई निकाल देता हूं वरना फालतू कंफ्यूज होते रहोगे। डीआई निकाल दो आराम से पहले, जो कि होगा xi माइनस ए, फिर अपन h से डिवाइड लगा देंगे बाद में। 80 में से 200 माइनस होगा तो माइनस का 120 बचेगा। 125 में से माइनस का 75 बचेगा। 200 में से माइनस करोगे तो 0 हो ही जाएगा। 300 में से 200 जाएगा तो 100 आ जाएगा और 400 में से 200 जाएगा तो 200 आ जाएगा। अब ऐसी कौन सी संख्या लें h में, मतलब h का ऐसा क्या मान लें कि ज्यादातर चीजें में भाग चला जाए, क्योंकि यहां पर h तो फिक्स है नहीं, फिक्स होता तो हम वही ले लेते, लेकिन यहां पर तो बदल रहा है h। तो अब क्या लें, फिर अपनी मर्जी से लो। जैसे 160 120 ये सब जिससे डिवाइड हो जाएं, किससे डिवाइड हो सकते हैं, 20 ऐसा नंबर है 20 जिससे ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये बचेगा। तो ये तो लगभग सबसे ही बचेगा, तो बेटर है 20 ले लो आप। तो ऐसा करते हैं, कुछ और भी ले सकते हो, आंसर सबसे सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 20 लेना ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा है मुझे, तो 20 ले रहा हूं मैं h का मान। तो यहां 20 से डिवाइड दिया तो माइनस का 8 आ गया, यहां 20 से डिवाइड दिया तो माइनस का 6 आ गया। इसको 20 से डिवाइड देंगे तो माइनस 3.75 आ जाएगा। इसको 20 से डिवाइड देंगे तो 0, किसी से भी करोगे तो 0 ही आएगा। 100 को 20 से डिवाइड दोगे तो 5 आएगा और 200 को दोगे तो 10 आ जाएगा। ये हमारे पास ui आया, लेकिन ui से कोई मतलब नहीं है, मतलब है अपने को fi इंटू ui से, लास्ट इसकी जरूरत है। तो हमें इसको और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 8 56 और 5 को इससे करोगे माइनस का 30, इन दोनों को करोगे तो माइनस 60। 12 गुणा 0 0, 2 गुणा 5 10 और 3 गुणा 10 30 के बराबर हो जाएगा। बस लास्ट में टोटल कर लो और कुछ नहीं करना है। टोटल करोगे तो ये 30 से 30 तो हटा लो और ये बचा लो माइनस 50, तो माइनस का 106 दिख रहा है मुझे, तो माइनस 106 आ रहा है। अब यहां पर मान रख दो, बस हो गया काम। तो यहां मान रखोगे तो a का मान कितना दिख रहा है, a का मान 200 है, ये माइनस का 106 भी निकाला हमने। सिग्मा fi का मतलब है, अच्छा टोटल नहीं किया है, टोटल कर लो भाई। टोटल करोगे तो ये हो गया 5 5 10 और ये है 28, मतलब 38 और 7 45, 45 है ये। तो ये हो जाएगा 45 डिवाइड में, और h कितना लिया हमने, h की वैल्यू ली 20। बस इसको सॉल्व कर लो। 200 माइनस, काट लो 5 की टेबल से, 5 चौका 20, 5 9 45 और ऊपर बचेगा 6 चौका 24 और 4 और ये 9 से भाग कितना जाएगा, 200 माइनस 47.11 और जब इन दोनों को माइनस करोगे तो ये आएगा 152.89। फाइनल मीन आया इन सब का। आप किसी भी मेथड से कर लो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यू का मान आप कुछ और भी ले लोगे तो वो बस मान यहां पर रख देना, सॉरी एच का मान आप कुछ और भी ले लोगे तो वो बस मान यहां पर रख देना, बाकी लास्ट में आंसर सेम आएगा। लास्ट में आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। आप h का कोई भी मान ले लो या फिर विधि आप दूसरी बदल दो, कल्पित माध्य विधि ले लो, भले ही आंसर सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो ये है तरीके माध्य निकालने के। कुछ नहीं दे तो पग विचलन विधि ही लगानी है, ये दिमाग में फिक्स कर लो, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन सबसे कम होती है, इसलिए हमें यही विधि लगानी है। ठीक है, तो अब इन तीनों उदाहरणों की मदद से अगर आप क्वेश्चंस करोगे तो मुझे पूरा यकीन है कि आप पहली प्रश्नावली के ज्यादातर क्वेश्चंस कर लोगे। फिर भी अगर कोई डाउट आएगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में उन प्रश्नों को लेने वाले हैं, तो उससे आपका वो डाउट क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।